आज मनुष्य के पास इतनी संभावनाएं नहीं है जितनी बीमारी की संभावना होती है। आज व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसको इस तरह से बहुत सी बीमारी होती है जो उनको कार्य करने की क्षमताओं में डिस्टर्ब क्रिएट करती रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन। ये पार्ट बी है। ये पार्ट में मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। अब हम जो पढ़ेंगे इसमें विकारों के प्रकार, जो आपने डिसऑर्डर पढ़े हैं उनके क्या कारण हो सकते हैं और इस कारण के स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें जो हम मेनली पढ़ेंगे ADHD के बारे में, SPD और ASD और ODD OCD। तो ये सारे जो है विकारों के बारे में हम बहुत ही आसानी से पढ़ने के सोचेंगे और बहुत आसानी से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए हम पहला हमारा आ जाता है ADHD, यानी आप इसको कह सकते हो ध्यान भाव या अति सक्रियता विकार, यानी इसको हम कह सकते हैं कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये विकार बच्चों के किशोरों को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव व्यस्त अवस्था में ही रह सकता है। ये विकार मानव तंत्र, जो मानव के तंत्र होते हैं विकार को संबंधित होते हैं। इसमें बच्चे अपने आवेगों में नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, यानी वो अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। उन्हें ध्यान को एकाग्रता करने में कठिनाई आती है, यानी वो अटेंशन करने में बहुत ही उनको कठिनाई आती है। वो किसी भी चीज़ पर टिक नहीं पाते हैं और अपने विचार बदलते ही रहते हैं। ये विकार 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच में प्रकट होती है। बच्चों को अपने बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए काउंसलर या मनोविज्ञान की मदद की जरूरत पड़ती है। इसमें बच्चा जो होता है अपने माइंड को कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, वो समय समय पे बातों को बदलता रहता है। ठीक है, और इसका जो ADHD के जो लक्षण होते हैं, सिम्टम क्या क्या होते हैं देखते हैं। ADHD में असावधानियां, अति सक्रियता या विघटनकारी व्यवहार और आवेग शामिल होते हैं। लक्षणों को परिभाषित करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह तय करना कठिन है कि सामान्य स्तर की असावधानियां अति सक्रियता होती है और या आवेग को कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। इसके सही समय उपचार की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके जो कुछ लक्षण होते हैं क्या होते हैं देखिए क्या होता है। उसमें पहला तो लक्षण यही होता है कि आत्मकेंद्रित व्यवहार, यानी सेल्फ फोकस बिहेवियर। इससे प्रभावित व्यक्तियों की आवश्यकताओं की अपेक्षा महसूस नहीं कर पाते हैं। वो बच्चा रक्स अबाधित तरीके से हस्तक्षेप कर सकता है या वह अन्य लोगों के आपस में बात कर रहे हो। ठीक है, यानी बच्चा जो है बार बार आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, यानी सेल्फ फोकस बिहेवियर। सबसे पहला इसमें पॉइंट यही आता है सेल्फ फोकस बिहेवियर, कि उनका जो बिहेवियर होता है थोड़ा अलग होता है। वो बार बार आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरह के जो है बिहेवियर वो करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है भाव उत्तेजना, यानी इमोशनल टर्मोइल। इसमें जो होता है ADHD के शिकार बच्चों को अपनी भावनाएं नियंत्रण रखने में कठिनाई होती है। उनका गुस्सा अनुचित समय पर भड़क उठता है, यानी देखिएगा कि ऐसे बच्चे जो होते हैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट या तो रोने लग जाते हैं या अपना गुस्सा दिखाने लग जाते हैं। अगला जो है हमारा बेस्ट फ्री फाइडेनेटनेस। ये बच्चे प्राय शांत नहीं बैठते हैं, वो अपनी जगह से उठकर दौड़ भाग शुरू कर देते हैं, बेचैन से रहते हैं। ये आपको आम देखने को मिल जाता होगा, लेकिन ये मत समझिएगा कि अगर आपके बच्चे ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी से ही ग्रस्त है। ठीक है, उनके आदत भी हो सकते हैं। अगला जो है अपूर्ण कार्य, अनफिनिश्ड टास्क। ठीक है, ये जो बीमारी से जो बच्चे पीड़ित होते हैं वो विभिन्न तरह के कई चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन वो कोई भी कार्य को पूरा नहीं करते हैं, उसको अधूरा में छोड़ के ही चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे आपको मिल जाते हैं ADHD के शिकार। उसके बाद है एकाग्रता का अभाव, लैक ऑफ फोकस। ADHD वाले बच्चे को ध्यान देने में परेशानी हो सकती है तब भी जब कोई उनसे सीधे बात कर रहा हो। वे आपको सुनेंगे पर वे आपको वो नहीं दोहरा पाएंगे जो आपने अभी बताई है, यानी वो दोबारा उत्तर देने में सक्षम नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि अनुवांशिक तथा जैविक कारणों से बच्चों को इस प्रकार का विकार आ सकता है, यानी बच्चों में हो सकता है कि उनमें अनुवांशिक या जैविक कारण रहा हो। अनुवांशिक कारण वही होता है जो आपके अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है, जैविक होती है आसपास। ठीक है, उसके बाद है मनोविज्ञान बीमारियां जैसे कि अवसाद, सदमा, तनाव इत्यादि। ये सब चीज़ें कारण यही बनती है कि अवसाद रहती है, कोई ना कोई चीज़ का सदमा उनको रहता है, तनावपूर्ण रहते हैं। तो बच्चों को तभी तो कहा जाता है कि उनको खुला माइंड देना चाहिए, हर तरह से उनको सुविधाएं देना चाहिए।
उसके बाद इसमें जो आता है अनुशासन की कमी तथा पारिवारिक परेशानी। आपको पता है कि घर में अगर कोई माता पिता तो आज काम काजू होते हैं तो बच्चों पे अनुशासन नहीं रख पाते हैं, या परिवार की हमेशा झगड़ा लड़ाई प्रॉब्लम चलती रहती है, तो पारिवारिक परेशानी से भी बच्चे इस तरह के बन जाते हैं। उसके बाद जो है मस्तिष्क अथवा बीमारी के कारण कोई चोट, और मान लीजिए आपको बचपन में कोई चोट लगा हो या किसी ने गलती से चोट लगा दी हो तो ऐसी बीमारी होना आम बात हो जाती है। ठीक है, जहरीले पदार्थ ड्रग्स अथवा शराब का अधिक सेवन, ठीक है, इससे भी हो जाता है कि जो बच्चे जहरीले पदार्थ लेते हैं, ड्रग्स या शराब लेते हैं, तो उनमें इस तरह के संवेग जो होती है होना संभव है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका संवेदन संकरण विकार यानी एसपीडी। ठीक है, इसका मतलब होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें यही बात कहा गया है कि संवेदन प्रसंकरण विकार जो होती है एकीकरण रोग से रूप में भी जाना जाता है, इसे हम एकीकरण रोग भी कहते हैं। ठीक है, जो मस्तिष्क दिमाग से संबंधित विकार है, इस विकार में व्यक्ति मानसिक के माध्यम से प्राप्त इंद्रियों पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थता महसूस करता है, यानी अपने जो उसका ज्ञानेंद्रियां होता है उसको कोई कार्य करने में असमर्थ महसूस करता है। वो कार्य करना चाहता है लेकिन उससे हो नहीं पाती है। यह विकार व्यक्तियों की इंद्रियों को प्रभावित कर सकता है, या सुनने या स्पष्ट महसूस करने, गंध या स्वाद आदि जैसी कई इंद्रियों को परेशान कर सकता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ये शिकायत करते हैं कि जब भाई मैं गंध लेता हूँ तो मुझे गंध नहीं आती है, या जब हम नमक वमक डालते हैं सब्जियों में तो वो हमें स्वाद नहीं आती है। तो इस तरह के जो होता है डिसऑर्डर से परेशान लोगों में पाई जाती है। इस विकार की मुख्य समस्या यह है कि एक बच्चे की इंद्रियों में जानकारी व्यवस्थित करने में परेशानी होती है, इससे उसके सामाजिक कौशल या समायोजन बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इसके लक्षण क्या क्या दिख जाते हैं वो देखिए लक्षण क्या है, यानी एसपीडी के लक्षण क्या होते हैं। बच्चों को शौचालय जाने के लिए प्रशिक्षित होने में कठिनाई, अगर कोई बच्चों को आपको सिखा रहे हो, ठीक है, बाथरूम शौचालय जाने को, तो बच्चे जो है जल्दी नहीं सीख पाते हैं और वो बिस्तर बहुत जल्दी गीला कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बच्चा उत्तेजना के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं, स्पर्श, शोर, गंध आदि पर अधिक प्रतिक्रिया करते हैं या पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों में ये देखा गया है कि वो चीज़ों को वो पसंद नहीं करते हैं जो उनके लिए सही नहीं होता है। जब तक बच्चों को अत्यधिक बल तीव्रता के साथ मारा नहीं जाता है तब तक उसे किसी स्पर्श का एहसास ही नहीं होता। यानी मान लो कोई बच्चों को आप धीरे से स्पर्श कर रहे हो तो उसको यहाँ पर संवेदनशील अंग जो है मतलब नहीं समझेगा, लेकिन वही थप्पड़ मारोगे या कस के बताओगे तब जाके उसको एहसास होगा कि कोई व्यक्ति उसको टच कर रहा है। बच्चा कमजोर लगता है, बैठने खड़े होने पर फिसल जाता है, यानी बच्चों में जो है उठने बैठने की क्षमता थोड़ा कम रहती है। गतिहीन गतिविधियों की प्राथमिकता देते हैं, यानी गतिहीन चीज़ों पे वो प्राथमिकता देते हैं, यानी वो चलना फिरना पसंद बिल्कुल ही नहीं करते हैं। पैदा होते समय आने वाली उलझने की वजह से हो जाती है ऐसे। बच्चों की बातों को समझना उसमें मुश्किल पड़ जाती है, आप बच्चों की बातों को जल्दी से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, बच्चा मौखिक निर्देश को नहीं समझता है और मौखिक रूप में कुछ बताना चाहते हो तो एसपीडी के डिसऑर्डर के कारण वो बच्चा समझ नहीं जल्दी पाता है। अब एसपीडी के कारण क्या हो सकते हैं, अब एसपीडी होते क्यों हैं? एसपीडी होने का कारण यही होता है, यानी सेंसरली प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का कारण ये होता है कि संवेदी प्रसंकरण विकार किसी एक इंद्रबोध जैसे श्रवण, स्पर्श, स्वाद को प्रभावित कर सकता है या सभी इंद्रियों को भी प्रभावित कर सकता है, यानी बच्चे बिल्कुल ही इससे प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित व्यक्तियों को जिन चीज़ों की लेकर समस्या होती है उनके प्रति वो अति अल्पयतम या अनुक्रियाशील हो सकते हैं। इससे प्रभावित कुछ बच्चे अपने आसपास की चीज़ों के प्रति बिल्कुल ही अनुक्रियाशील नहीं होते हैं, वो अत्यधिक गर्मी या सर्दी या दर्द की स्थिति भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। अगर ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे तो जनरल सी बात आप देखिएगा कि उसमें गर्मी या सर्दी या दर्द की एहसास ही नहीं होता। ठीक है, जब उसको काफ़ी मारा जाता है तब जाकर उसको एहसास होती है। इस विकार से पीड़ित अनेक बच्चे शुरुआत में काफ़ी चिढ़ने वाले होते हैं, यानी चिढ़ते हुए नजर आते हैं, और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं चिंताग्रस्त में चले जाते हैं, यानी वो जो होते हैं काफ़ी सोचने में पड़ जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। हमारा अगला जो है बीमारी वो है एएसडी यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार। जैसे नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, स्पेक्ट्रम है। यह वह विकार है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और बोलने में चुनौतियों से संबंधित है, यानी व्यवहार करने में और बोलने में उसको चुनौतियां आती है। आमतौर पर आत्म केंद्रित या स्पेक्ट्रम वाले व्यक्तियों को संवाद करने, दूसरों के साथ बातचीत करने और सामाजिक कौशल की कमी से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस विकार के लक्षण जो है 2 से 3 साल की उम्र के बीच दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हो कि वो बच्चा जो 2 या 3 साल के होता है उसमें इस तरह के विकार आपको संकेतिक मिल सकता है।
इसमें बच्चा का पहला संकेत जो होता है बोलने में देरी से संबंधित होती है। बच्चा इसमें क्या होगा, इस ASD बीमारी में बोलना उसको होगा थोड़ा बहुत लेट बोलने की कोशिश करेगा, यानी लेट बोलना उसका स्टार्ट होगा। इस तरह के विकार में बच्चों किसी भी चीज़ के बारे में दूसरे व्यक्ति को दृष्टिकोण को समझना परेशानी का सामना कर सकता है कि बच्चे जो है दूसरे व्यक्ति की जो सोच है, विचार है, उसको समझना उसको लिए बहुत ही प्रॉब्लम करता है। ठीक है, आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार यानी ASD कई सामान्य स्थिति को नाम है, जिसमें एस्पर्गर सिंड्रोम भी शामिल होता है, यानी इसमें एक एस्पर्गर सिंड्रोम भी है, वो भी शामिल होता है, जो किसी व्यक्ति के सामाजिक संपर्क, संचार, रुचियों और व्यवहारों को भी काफ़ी प्रभावित करता है। अब इसका लक्षण क्या होता है दोस्तों? लक्षण तो आप जानते हो, सिम्पटम जो ASD का क्या होता है सिम्पटम, ये कुछ खास व्यवहारों को बार बार दोहराना या असामान्य व्यवहार करना होता है। बच्चे जो होते हैं बार बार चीज़ों को दोहराते हैं, असामान्य व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ में अत्यधिक खो जाना, आप इतना खो जाते हो ना किसी चीज़ में, ये बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि बच्चे जो होते हैं किसी चीज़ में ऐसे खो जाते हैं, जैसे गति करने वाले चीज़ों को या उनके हिस्से, यानी कोई भी गति करने वाली चीज़ हम उसमें खो ही जाते हैं। तो ये बीमारी का सबसे लक्षण है। कुछ विषयों में जैसे संख्या, जानकारी तथा तथ्यों का टिकाव तीव्र रुचि रहती है। संख्या, जानकारी या तथ्यों में टिकाऊ तीव्र रुचि रहती है उनमें। अब इसका जो होता है ASD के कारण क्या होते हैं, इसका कारण तो आप जानते ही हो, आप सब में ये वर्ड जरूर लिख सकते हो, अनुवांशिक अथवा जैविक कारण। दोस्तों अनुवांशिक कारण तो रहते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे होते हैं दादा दादी, नाना नानी, उनसे ये लक्षण जो होते हैं माता पिता से ये प्रभावित होती ही होती है, क्योंकि ये अनुवांशिक कारण माने जाते हैं। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। ठीक है, जब जन्म बच्चे लेते हैं तो ऑक्सीजन कमी की वजह से भी ये ASD रोग हो सकता है। रासायनिक असंतुलन अथवा समय से पूर्ण जन्म के कारण भी होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं समय से पहले जन्म ले लेते हैं, इस वजह से भी ये बीमारी होने के चांसेस जो होते हैं अधिक हो जाते हैं। उसके बाद तंत्रिका तंत्र अथवा मस्तिष्क में चोट लगने के कारण, आप खेलते कूदते भी चोट अगर लगा लेते हो या आपके बैक साइड कहीं चोट लग जाता है मस्तिष्क में, तो ये कारण होना संभव ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये मस्तिष्क चोट के कारण सबसे बड़ा कारण इसका बन जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है विपरीत अपेक्षपूर्ण विकार यानी ODD। इसको हम कह सकते हैं ऑपोजिशनल डिस्फॉन्डेंट डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें जो होता है ऑपोजिशनल डिस्फॉन्डेंट डिसऑर्डर में क्या होता है, यानी यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई बच्चा अपने अभिभावक के प्रति अपनी नाराजगी या चिड़चिड़ाहट जाहिर करता है। यह तर्क विकल्प की भावना को प्रदर्शित करता है, यानी तर्क जो होती है करते हैं बच्चे, और प्रति हिंसा का भाव दर्शाते हैं, यानी वो कोई भी बात के लिए हिंसा का वो सहारा लेते हैं। बच्चे का इस तरह का व्यवहार उसकी दैनिक गतिविधियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे बच्चे को आप देखिएगा तो उसकी जो दैनिक व्यवहार होती है उसमें ये बातें बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देता है। ODD के मुख्य कारण क्या होता है? ODD के मुख्य कारण जो आपको पता है, पहला कारण तो यही बनता है कि अनुवांशिक प्रवृत्तियां, यानी उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से ही प्रभावित होती है, जिसमें माता पिता बहुत ही उत्तेजित रहते हैं। जन्म के समय कुपोषण, प्रोटीन की कमी, माता के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन, यानी माता गलती से कुछ जहरीले पदार्थ का सेवन भी कर लेती है या प्रोटीन की कमी होती है या समय कुपोषण का शिकार होता है, तो माँ में ये लक्षण जरूर दिखने को मिलेगा, तो बच्चों में जरूर दिखेगा ये। मस्तिष्क में चोट लगने के कारण व्यवहार में उत्तेजना आ जाती है, तो पता ही है कि मस्तिष्क में चोट लगने से होता ही होता है। माता पिता व परिवार के सदस्यों के साथ नकारात्मक व्यवहार, माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ अगर नकारात्मक व्यवहार कर रहा है तो ये कारण सबसे पहले दिख जाती है। बच्चे द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन, यानी कोई भी मादक पदार्थ वो बच्चा ले सकता है आगे चल के, तो ये सबसे बड़ा लक्षण इसमें दिख जाता है। ODD के लक्षण जो और भी होते हैं, तो कारण थे, हम लक्षण के बारे में देखते हैं क्या है। उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन और झिल्लाहट अक्सर दिखाई देता ही रहता है। ठीक है, ये लक्षण है। अपने से बड़े को खासकर अपने अभिभावकों के साथ असामान्य रूप से बहस करना शुरू कर देते हैं। अनुरोध एवं नियमों को जानबूझकर अवहेलना करने लग जाते हैं। दूसरे के जानबूझकर चिढ़ाना या परेशान करना, दूसरे की बातों पर जल्दी ही चिढ़ जाना, ऐसी उनकी दुर्घटना रहती है। स्वयं गतिविधियों के लिए दूसरे को दोष ठहरा देना, ये भी उसके मुख्य लक्षण में से एक है। स्वयं का गुस्सा बाहर निकालने के लिए प्राय अपने आप पर नियंत्रण खो देना, यानी गुस्सा काफ़ी करना। मन में ईर्ष्या और बदले की भावना रखना। ठीक है, गाली गलौज या अभद्र भाषा का उपयोग कर देना, परेशान होने पर गंदी व द्वेषपूर्ण भाषा का उपयोग करना। और ADD के शिकार बच्चे मूडी होते हैं, वो शीघ्र ही कठोर हो जाते हैं और स्वयं ही आत्मविश्वास की कमी महसूस होने लग जाता है। कभी कभी ये नशीले पदार्थ का शराब सेवन भी करने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनके लक्षण सामने दिखाई देता है। अगला जो हमारा OCD, सनकी या जुनूनी व्यवधानकारी विकार, यानी इसको कह सकते हो ऑब्जर्विस
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यह एक प्रकार की दुर्व्यवहारी बीमारी है जिसमें व्यक्तियों के मन में बार बार अनचाहे विचार पैदा होते रहते हैं, जो ना भी चाहो फिर भी वो विचार आते रहते हैं। यह उनके व्यवहारों में दिखाई भी देता है। इस प्रकार के व्यक्तियों के मन में बार बार डर या सनक पैदा होती रहती है जिस पर उसका अपना नियंत्रण नहीं रहता है। इस विचार बचने के लिए वह धार्मिक रीति करते हैं या कुछ अनिवार्य पद्धति का पालन भी करने की कोशिश करते हैं। यानी व्यक्ति जो है न चाह के भी ऐसे चीज़ों से ग्रसित हो जाता है। इसका OCD का मुख्य कारण जो होते हैं, कारण क्या है? मस्तिष्क के यंत्रीकरण में होने के कारण, स्थान तंत्रों में असंतुलन के कारण, जिससे कि संदेशी मस्तिष्क में सही समय पर नहीं पहुंचता है। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही है कि जो हम करना चाहते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या होता है, हमारा संदेश जो है मस्तिष्क पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हम गति को नहीं कर पाते हैं। दिमागी चोट के कारण, सबसे बड़ा कारण जो इसका बनता है वह दिमाग चोट के कारण। अगर आपको दिमागी चोट लगा है तो ऐसी व्यवहार आप जरूर करोगे। अगला है इसका मतलब OCD के जो प्रमुख लक्षण क्या दिखते हैं या प्राकृतिक क्या दिखता है, लक्षण क्या दिखता है बच्चों में। इसका जो लक्षण यही होता है, रोगाणुओं से गंदगी या दूषित का डर, यानी गंदगी से वो बहुत डरते हैं। दूसरे को नुकसान पहुंचाने का डर, दूसरे को नुकसान भी पहुंचाना वो नहीं चाहते हैं। गलती करने का डर, ठीक है। सामाजिक रूप से अस्वीकार्य तरीके से लज्जित किए जाने का व्यवहार किए जाने का डर हमेशा लगा रहता है उनके मन में गलत या बुरे विचार पैदा होने का डर रहता है। क्रमबद्धता, संतुलन व सक्रियता की आवश्यकता रहती है। अत्यधिक संदेह और लगातार आश्वासन की आवश्यकता रहती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका दिव्यांग शिष्टाचार या डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है दिव्यांग शिष्टाचार का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। असमर्थता शिष्टाचार उन दिशा निर्देश का समुच्चय है जो एक बताता है कि असमर्थ व्यक्तियों को प्रति हमारा आचरण कैसा हो। असमर्थता विचार शिष्टाचार का तात्पर्य है असमर्थ लोगों के साथ सम्मानजनक और विनम्रता के संवाद और बातचीत करना, यानी उनके साथ आप सम्मानजनक और विनम्रता के साथ उनसे बातें करो। इसका सबसे बड़ा जो आता है असमर्थता विचार के साथ बातचीत के शिष्टाकरण में क्या आती है मेन बात, पहला तो यही आती है कि सकारात्मक और ऊर्जावान मनोवृत्ति, यानी व्यक्तियों को सकारात्मक ऊर्जा को दृष्टिकोण के साथ विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए। दृष्टिकोण गर्म और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। असमर्थ वाले व्यक्तियों का स्वागत करते समय सामान्य स्वर का प्रयोग करें। उन्हें सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ सहानुभूति न दिखाने की कोशिश करें, नहीं तो उनको लगता है कि शायद वो किसी बीमारी से ग्रसित है। उसके बाद उनका संचार है, कम्युनिकेशन जो होती है वो कैसी रहती है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा है पॉजिटिव एंड एनर्जाइटिक्स एटीट्यूड्स, ठीक है। पॉजिटिव एंड एनर्जाइटिक्स एटीट्यूड। अब जो हमारा है संचार, कम्युनिकेशन। संचार दो तरह के होना चाहिए, सीधे व्यक्तियों से बात करना और उसके साथ आने वाले व्यक्ति पर ध्यान न देना। इसके साथ एक तालमेल स्थापित करें। यदि आवश्यक हो तो एक संचार सहायता का प्रयोग करें, जैसे संचार पुस्तक या संचार उपकरण आदि आवश्यक हो। अपने सहज के धीमा रखें, धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से व्यक्तियों के साथ संवाद करें। असमर्थता वाले व्यक्तियों के बारे में लिखते या उनसे बात करते समय लोग पहले भाषा का उपयोग करें। उनके असमर्थता वाले व्यक्तियों को एक रूप में देखें, न कि दिव्यांग या असक्षम। नकारात्मक आदत रहित और पुराने शब्दों का प्रयोग न करें, जैसे अपंग, बहरा, गूंगा, मद। इससे क्या होता है, वो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनमें बहुत ही करवाहट आ जाती है, क्योंकि वो ये सोचने लग जाते हैं कि लोग उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके संचार में हमारा भी कुछ अलग ही सोच होनी चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा ये है कि सामाजिक शिष्टाचार यानी सोशल एटिक्वेट। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए आसपास के वातावरण को अनुकूल और आरामदायक बनाएं, क्योंकि इनके लिए आरामदायक वातावरण होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस बारे में धारणा न बनाएं। आपका असमर्थता का प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है, इसलिए केवल तभी मदद करें जब उनकी जरूरत पड़े। सिर्फ इसलिए कि किसी को असमर्थता है यह मत मानो कि उसे मदद की आवश्यकता है। यदि स्थान उपलब्ध है तो असमर्थता वाले लोगों को आमतौर पर वह ठीक ही रहते हैं। असमर्थता के साथ वयस्कों को स्वतंत्र लोगों के रूप में माना जाना चाहिए। यदि व्यक्ति को इसकी आवश्यकता प्रतीत हो तो हो सहायता करे, नहीं तो उनको सहायता ना करें, उनको पहले खुद ही करने दें। इससे क्या होता है, सामाजिक शिष्टाचार में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इससे बच्चे जो होते हैं वो ये नहीं समझते कि भाई मैं किसी तरह का विकलांग हो या हम लोग मुझे विकलांगता के रूप में देखते हैं। तो ये जो है हमारा सामाजिक भी दृष्टिकोण भी बदलना पड़ेगा जो डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। उसके बाद है शारीरिक शिष्टाचार यानी फिजिकल एक्टिविटीज। व्हील चेयर
और एक सक्षम व्यक्ति के बीच ऊंचाई का अंतर, श्रेष्ठता और हीनता की भावना पैदा कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा, उसको व्हील चेयर पर लगाते हो या उसको कुछ सहारे देते हो, तो वो बेचारा जो है अपने आप को ही गलत सोचने लग जाता है। बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तियों को सामने स्वयं को आंख के सतह पर रखें। सुरक्षित होने के लिए उपयुक्त या संभव होने पर असमर्थता वाले व्यक्तियों के साथ आंख सतह पर बैठे या खड़े रहें, ठीक है, और उनके साथ उनके बातचीत करें और उनसे सहानुभूति की ना इरादा रखें। असमर्थता को पीड़ित कुछ लोग संतुलित के लिए अपनी बाहों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें जबरदस्ती पकड़ना, भले ही आपका इरादा सहायता करने का हो, इससे उनका संतुलन खो सकता है। किसी व्यक्ति के सिर पर थपथपाने या उसकी व्हीलचेयर या बेंच को छूने से बचें। उपकरण व्यक्तियों के व्यक्तिगत शारीरिक साधारण हिस्सा है जो उसका उपयोग करता है। अब दोस्तों ये सब जो हमने पढ़ा दिव्यांग समाचार, जो आपका शिष्टाचार है, उसमें सारी बातों को अगर हम देखा जाए, अगर हम इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें या कंक्लूजन निकालें, तो हम यही बात जान गए हैं कि इसलिए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विशेष योग्यता वाले लोगों का एक व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जीने का तरीका होता है। उनकी सीमित क्षमताओं के आधार पर उन्हें परिभाषित करने का सुझाव नहीं दिया जा सकता। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक समाज के रूप में अनुकूल और मुक्त वातावरण प्रदान करें और उनको किसी तरह के सहयोग न दें, क्योंकि उनको अपने जीने की जब तक आप अधिकार नहीं दोगे तब तक वो अपने आपको दिव्यांग से मुक्त नहीं होंगे। दिव्यांगता जो होती है कभी एक जन्मजात ही होती है और एक आपके अपने गतिविधियों की वजह से ही होता है, या किसी दुर्घटनाग्रस्त होने से आप दिव्यांग हो सकते हो। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए शारीरिक क्रियाओं का लाभ। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर शारीरिक क्रियाएं करता है तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसमें यह है कि एडवांटेज ऑफ फिजिकली एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, यानी शारीरिक गतिविधियों और सुनियोजित खेल में नियमित भागीदारी है, उन्हें अपनी व्यक्तिगत जरूरतें और जीवन की परिस्थितियों को भी करने में मदद मिलती है। निस्संदेह कभी कभी उन्हें इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए सामाजिक, पारिवारिक, दोस्ती और सहकर्मियों की सहायता की आवश्यकता होती है। शारीरिक गतिविधियों और खेलों में भागीदारी की प्रोत्साहित करने के लिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम और गतिविधियाँ को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए अनुकूल और संशोधित किया गया है। यह उनके शारीरिक गतिविधियों को प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक है, सरकार की तरफ से भी बहुत ही इसका अच्छा उपयोग किया गया है। सबसे पहले तो इसमें यही आ जाता है कि तनाव और डिप्रेशन को छुटकारा। अगर आप खेल की सुविधाएं देते हो ऐसे लोगों को, तो तनाव और डिप्रेशन के छुटकारा मिल जाता है, रिलीफ ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। शारीरिक गतिविधियों के खेलों में हिस्सा लेकर ये समाज में पारंपरिक दृष्टिकोण को बदल या फिर प्रभावित कर सकते हैं। इससे उन्हें कम तनाव और कम उदास महसूस करने में मदद मिलती है। निष्क्रिय लोगों की तुलना में उनमें क्रोध की भी कम आ सकती है। उसके बाद हमारा सामाजिक संबंध विकास करता है, यानी सामाजिक संबंध विकसित करता है। इसमें सामाजिक संबंध बनते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल बॉन्डिंग ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, यह सहयोग, अनुशासन, सहायता और समायोजन और समूह सामंजस्य है, जैसे समाज दृष्टिकोण से सुधारा जाता है। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से वे कुछ जिम्मेदारी के साथ समाज में महत्वपूर्ण सदस्य होने की सहायता भी करता है। उसके बाद है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करता है, यानी हेल्प टू बी अ क्रिएट सेल्फ स्टिमुलस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। नियमित शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी और संगठित खेल दिव्यांग बच्चों को स्वतंत्र बनाने में मदद करता है। यह उन बच्चों को गोपनीय और कुशलता में सभी बाधाओं को खिलाफ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने में पर्याप्त अवसर प्रदान भी कर देता है। मस्तिष्क संरचना में परिवर्तन, चेंजिंग इन द ब्रेन स्ट्रक्चर। नियमित शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से दिव्यांग बच्चों के मानसिकता की संरचना और कार्य बदलाव आता है। वास्तव में व्यायाम के माध्यम से संवेदी उत्तेजना या बच्चों की अधिकतम वृद्धि और विकार के लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बाद आता है हमारा व्यायाम जो होता है, व्यायाम ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, एक्सरसाइज इंक्रीजिंग द एनर्जी लेवल। नियमित व्यायाम आमतौर पर दिव्यांग बच्चों के अधिक ऊर्जावान बनाता है। यह शरीर के उत्को और अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करने में भी बहुत ही सहयोग होता है। कोरोनरी रोग का कम जोखिम, यानी रिड्यूस रिस्क ऑफ द क्रोनिक डिसीज। दिव्यांग लोग नियमित रूप से लंबी अवधि में शारीरिक गतिविधियों के भाग लेते रहते हैं, जिससे रक्त में तनाव में संबंधित हार्मोन से संचार की भावना कम हो जाती है, जिससे हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये जो जुड़ी है, उसके बाद जो हमारा हृदय क्षमता का सुधार, यानी कार्डियोवैस्कुलर एंड एफेक्सिस इंप्रूव। दिन पर दिन की शारीरिक गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेने से इन बच्चों के दिन और फर्टिलिटी की कार्य में सुधार हो जाता है। तो देखिए, जो खेल स्पोर्ट जो चीज़ है उसकी बहुत ही बच्चों पे असर पड़ता है, इसलिए सरकार की तरफ से ये खेल आयोजन
किया जाता है। इसको आज इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल आयोजन की जाती है, जिससे बच्चों में जो है आत्मविश्वास की क्षमता बढ़े। साथ में साथ इसमें जो है व्यायाम वजन नियंत्रण भी करता है, यानी एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ द वेट। आपको पता है जो व्यायाम हम करते हैं या खेल कूद करते हैं, इससे हमारा जो होता है वजन भी कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है मांसपेशियों का ताकत बढ़ाता है। आपको तो ये बात जरूर पता होगा कि इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारे जो व्यायाम करते हैं या हम खेल कूद करते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, हमारा मसल स्ट्रेंथ जो है काफ़ी बढ़ती है और हम काफ़ी चीज़ों में प्रशिक्षित हो जाते हैं, यानी हमारे भार में भी बहुत कमी आ जाती है, हम सकारात्मक लाभ मिल सकता है। तो इसलिए कहा जा सकता है खेल का जहां हमारे लिए मानसिक तनाव को ख़त्म करता है, उसी तरह से हमारा जीवन को भी विशेष मार्गदर्शन देता है। तो इसके लाभ ही लाभ है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। अगला पॉइंट जो हमारा है, विशेष जरूरत वाले बच्चों में शारीरिक गतिविधियाँ उपलब्ध कराने के लिए सुझाव अथवा रणनीति, यानी to make a physical activity assemble to children with the special needs। इस प्रकार के बच्चों को शारीरिक गतिविधियां कराने में कई प्रकार की बाधाएं आ सकती है, इसलिए इस प्रकार के बच्चों के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि विद्यालय की उम्र में ही उन्हें कुछ गतिविधियों को भाग लेने की मौका मिलता है, परंतु उसके बाद यह सुविधाएं उनके लिए मिलता ही नहीं है। यह आवश्यकता है कि इन प्रकार के बच्चों के लिए यथासंभव मौके उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वो अपना जीवन को और भी विकास कर सके। दिव्यांग बच्चों के लिए न केवल स्कूल उम्र में बल्कि उनके पूरे जीवन में पर्याप्त अवसर की सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी बात जो है, इसमें कुछ पॉइंट आ जाती है। पहला पॉइंट तो यही आता है कि भागीदारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें, यानी डेवलपमेंट पॉजिटिव एटीट्यूड टू पार्टिसिपेशन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू गतिविधियों में भागीदारी के प्रति सकारात्मक नजरिया एवं दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, जिससे कि निसंदेह ज्ञान के संबंध में दिव्यांग बच्चों को पृष्ठभूमि अनुभवों और उनके दृष्टिकोण पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। व्यक्तियों को संबंधी मतभेदों को ध्यान में रखते हुए एंड ट्रेकिंग टू द कंसिडरेशन टू द डिफरेंस रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किसी भी शारीरिक गतिविधियां कार्यक्रम की योजना बनाते समय सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता उम्र की बाधाओं वाले व्यक्तिगत के ख्याल रखना होता है, क्योंकि उनको किस तरह के खेल खेलना है ये बात पे बहुत ही ध्यान देना जरूरी हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रणनीति में यही होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि अतीत में खेलों तथा सीमित पहुंचने के कारण उनके पास आमतौर पर मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं। उन्हें व्यायाम करने के लिए मानसिक रूप से शांत होना चाहिए ताकि वे उन बाधाओं को दूर कर सके, क्योंकि मनोविज्ञान बाधाएं सबसे प्रभावशाली होती है। सामाजिक रणनीति यानी सोशल स्ट्रेस, बच्चों को वह खेल चुनने में दे जो उसे पसंद हो। जब व्यक्तियों को आनंद लेते हैं तो बच्चे के लिए प्रेरित होना आवश्यक होता है। उन्हें हर तरह से प्रेरणा दे, उन्हें दूसरे के देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, फिर उन्हें व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये है कि व्यक्तियों की रुचि, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। जब शारीरिक गतिविधियां कार्यक्रम की बात आती है तो दिव्यांग बच्चों के पास सीमित विकल्प होते हैं। कभी कभी इन बच्चों को स्कूल में शारीरिक गतिविधियों के अनुकूल किया है, लेकिन बहुत कम माता पिता और बच्चों इन कार्यक्रम में बारे में जानते हैं। गतिविधियों का शरीर के सभी अंगों के भागीदारी, गोल बॉल, बिलीव चेयर्स, टेनिस बॉल्स, चेयर्स, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, तैराक आदि जैसी गतिविधियां विभिन्न गतिविधि विकलांग बच्चों के लिए मूल्यवान योग्य समझ सकती हैं। दोस्तों हमने जो ये पढ़ा है फिजिकल डिसेबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके एग्जाम व्यू से भी, और ये हमारे समाज के लिए भी इंपॉर्टेंट व्यू माना जा सकता है। अगर आप जो दिव्यांग व्यक्ति हैं अगर उनको गलत नज़रियों से ना देखें, उनको न किसी तरह से प्रताड़ना देगा, अंधा, गूंगा, बहरा ऐसे वर्डों का इस्तेमाल ना करें और उनको समाज में जीने के अधिकार दें, तो वो भी अपना जीवन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जी सकते हैं। आज सरकार इनके लिए हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को दूसरे दोस्तों से बताइए। आपकी क्लास के जो सहयोगी है, सहपाठी हैं, उनसे भी शेयर कीजिए, उनको भी फायदा हो जाए। इसी आशा के साथ कि हम अगले वीडियो मिलेंगे। लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।